हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज हम आपके लिए आपकी साइंस का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं और चैप्टर का नाम है फोर्सेस। चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा ये हमारे चैप्टर का नाम है फोर्सेस, फोर्स या फोर्सेस, फोर्स बोल दो सिंपल, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर है हमारे पास और आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर के नाम में सबसे पहले हम फोर्स की तरफ चलते हैं कि भाई साहब फोर्स है क्या, फोर्स क्या है। तो अगर कोई पूछे कि फोर्स क्या है, देखो मेरे पास ये हाथ है, इस हाथ को अगर मैं इधर धक्का दूं तो ये इधर गया, मैंने इधर खींचा तो ये मेरी तरफ आया। तो ये दिस इज फोर्स, पुश और पुल। क्या है फोर्स? बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज पुश और पुल ऑन अ बॉडी। किसी भी चीज को अगर आप खींचो या उसको धक्का दो या खींचो, पुश और पुल फोर्स कहलाता है। क्लियर है? याद रखना, फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मिनिमम two bodies are required। यानी जब भी आप फोर्स लगाते हो या कहीं पर भी आप फोर्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है कि फोर्स जो आप लगा रहे हो उसके लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए, जिन दोनों के बीच में आप फोर्स कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? तो होगा क्या? एक्शन ऑफ फोर्स गिव्स एनर्जी। ये ध्यान रखें, अगर आप किसी भी सिस्टम पे फोर्स लगाते हैं तो वो सिस्टम मूव करता है या उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, यानी फोर्स के एक्शन से ही हमारे पास एनर्जी आती है। ठीक है, ध्यान रखें। और दैट एनर्जी helps। तो जो एक्शन ऑफ फोर्स है गिव्स एनर्जी, हेल्प टू मूव बॉडीज, स्टॉप्स बॉडीज, चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, चेंजेस डायरेक्शन, चेंजेस शेप। तो ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कराता है फोर्स जिसकी वजह से शेप चेंज हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, रुकी चीज चल सकती है, चली चीज रुक सकती है। तो एक तरह से फोर्स एनर्जी देने का काम करता है, बट फोर्स इज नॉट एनर्जी। फोर्स इज पुश और पुल, इट मे बी कॉज ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो जो फोर्स है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। ध्यान रखें, हर वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन कहां होगी इस फोर्स की? अलोंग एक्सेलरेशन। जहां भी एक्सेलरेशन हो उस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। आपने किसी चीज को ऊपर फेंका तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है। तो ध्यान रखें, जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा फोर्स की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट फोर्स की, वो हम न्यूटन लेते हैं। न्यूटन, ध्यान रखें। और आप आगे एक फॉर्मूला पढ़ोगे, मुझे अभी तो नहीं बताना चाहिए पर मैं ऐसा यूनिट में निकाल देता हूं। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो मास के लिए हम केजी
और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड, तो मीटर सेकेंड माइनस 2। ये डेफिनेशन ये भी हो सकता है ऐसा यूनिट। अभी फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में डिराइव करेंगे फॉर्मूला। तो ऐसा यूनिट या तो न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट। देखो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट होता है एमकेएस या एसआई। एमकेएस में मास को हम किलोग्राम में, लेंथ को हम मीटर में और टाइम को सेकंड में नापते हैं, एसआई सिस्टम। एक होता है सीजीएस सिस्टम जिसमें आप लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में नापते हो। इसमें क्या होता है, इसके एसआई यूनिट डायल। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायल्स होता है, ये ध्यान रखें। वैसे सीजीएस आपसे पूछेगा नहीं, पर ये ध्यान रखें। क्लियर है, ये हमें पढ़ना होता है। इसके बाद अच्छा, स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें। तो ये तो था डेफिनेशन थी फोर्स की, उसकी एसआई यूनिट की बात हम कर रहे थे कि फोर्स क्या होता है। क्लियर। अब हम आगे मूव करते हैं, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं कई बार आपके एग्जाम्स में। अब इसके बाद तब हमने ये पढ़ लिया, अब हमें पता होना चाहिए कि फोर्स में ना 2 चीजें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसकी डायरेक्शन। ध्यान रखें। तो जब हम फोर्स लिखते हैं, मान लो हमने लिखा फोर्स, हमने क्या किया, हमने लिखा फोर्स। मान लो फोर्स है मेरे पास 10 न्यूटन, साथ में मैंने ईस्ट लिख दिया, या मैंने लिख दिया 500 न्यूटन और साथ में मैंने कहाँ लिख दिया, वेस्ट। किसकी तरफ लिख दिया, वेस्ट की तरफ। तो कहोगे सर ये क्या है, इसमें ये जो 10 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो न्यूटन है ये यूनिट है, और ये जो ईस्ट है ये डायरेक्शन है। क्योंकि आपको ये भी तो बताएगा कि फोर्स लग कहां रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। यहां पर भी 500 क्या है, मैग्नीट्यूड है, न्यूटन क्या है, यूनिट है, डायरेक्शन कहाँ है, वेस्ट की तरफ है। तो ध्यान रखें, जब भी आप फोर्स लिखेंगे या कहीं आपको फोर्स लिखा हुआ नजर आएगा तो 10 न्यूटन या 100 न्यूटन या 20 न्यूटन, इसमें इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये ऐसा यूनिट है और साथ में डायरेक्शन है, इसको ध्यान रखें आप, जरूरी है आपके पास। क्लियर है। तो अब आप देखें, जो फोर्स है, फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करेंगे, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने इधर फोर्स लगाया F = 10 न्यूटन, और इधर कोई फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन। इधर दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर फोर्स लगा रहा है, दूसरा इधर लगा रहा है, ऐसे। तो जो आप नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स निकालोगे, बिगर फोर्स, मान लो दिस इज F1, इस फोर्स का नाम F1 है और इसका F2 है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे आप, बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर दो, तो इट विल बी 20 - 10 न्यूटन है, तो न्यूटन, तो कितना आएगा, 10 न्यूटन। ये फोर्स है, ध्यान रखें, बड़े में से छोटा। इधर देखें, दूसरे केस में ये हमारे पास यही सिस्टम है, इसमें मैंने इधर और इधर 2 फोर्सेस लगाए, F1 लगा दिया मैंने 10 न्यूटन, F2 मैंने लगा दिया 5 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स होगा उसको सिंपली ऐड कर देंगे 15 न्यूटन। सेम डायरेक्शन में लगे तो ऐड कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे तो बड़े में से छोटे फोर्स को माइनस कर दो। ये ध्यान रखें आप। क्लियर है। इसके बाद ध्यान रखें, जो फोर्स है वो 2 अलग अलग बॉडीज के बीच में लगता है, कम से कम 2 बॉडीज तो होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो याद रखें, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। कि भाई बॉडीज के बीच में जो लग रहा है, दो बॉडीज के बीच में जो लग रहा है, हम फोर्स को दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं इंट्रैक्शन के हिसाब से, कि फोर्स कितनी बॉडीज के बीच में लग रहा है, दो के बीच में। तो इंट्रैक्शन के हिसाब से हम फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दो तरह की कैटेगरी है, एक वो जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं, और एक कैटेगरी वो है जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस in which two bodies are in direct contact, यानी दो बॉडीज डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। दो बॉडीज मान लो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे कांटेक्ट में हैं फोर्स लगाने के लिए आपस में। देखो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। क्लियर? टू बॉडीज, टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस इन विच टू बॉडीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। ध्यान रखना। इसके एग्जांपल क्या है? मस्कुलर फोर्स, आप मसल से किसी चीज को पुश और पुल करते हो, मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट वाला फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन के लिए दो बॉडीज का कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है। क्लियर? इसके बाद मैकेनिकल फोर्स, जो आप फैन वगैरह से, किसी मशीनरी से लेते हो मैकेनिकल फोर्स, ये डायरेक्ट कांटेक्ट वाली फोर्सेस हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट। क्लियर है? यानी कि जिन बॉडीज के बीच में फोर्स है वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या है? इसमें क्या है? द एजेंट ऑफ फोर्स एंड बॉडी आर नॉट इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट। भाई देखो, यहां पर ये बॉडी है और यहां पर ये बॉडी है, ये फोर्स लगा रहा है, ये बर्दाश्त कर रहा है, ये दोनों। एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, एजेंट ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं, और इस पे जिस पे फोर्स लग रहा है, ये दोनों बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इसको कांटेक्ट फोर्सेस बोला। एजेंट ऑफ फोर्स का मतलब है जो फोर्स लगा रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा बॉडी क्या है? जो फोर्स को बर्दाश्त कर रही है। दोनों जब डायरेक्ट कांटेक्ट में तो कांटेक्ट फोर्सेस है। लाइक फ्रिक्शन, जब ये इस पर मूव करेगा तो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट पे है, और अगर बॉडी इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये ध्यान रखें, फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होता है। क्लियर है? ध्यान रखें आप। एक वो हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हैं? डायरेक्ट यानी कांटेक्ट वाले फोर्सेस हैं। नॉन कांटेक्ट वाले फोर्सेस में क्या है? जो बॉडी फोर्स लगा रही है और जो एक्सपीरियंस कर रही है, उनका कोई एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता। लाइक एग्जांपल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। आपको पता है मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसके सामने आप दूसरा मैग्नेट लाओ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। या आयरन लेके आओ, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट लेके आए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। आपको पता है नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ साउथ रिपेल करता है, और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं। पर अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, ये दूर से ही खींच लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। सोचो, आपको पता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत पढ़ा है हमने। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको पता है ना एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चक्कर काटते हुए इसी फोर्स से बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। यानी कि चार्ज जो होते हैं, चार्ज वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। दो तरह के, पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे तो ये रिपेल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव होंगे तो ये भी रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए पास आना जरूरी नहीं है, दूर से ही खींच लेते हैं। जो थर्ड फोर्स आपको पता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि दुनिया में जितने भी बॉडीज हैं वो सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं। मान लो फोर्स बिटवीन सन एंड मून, जुपिटर एंड सन, किसी भी दो बॉडी के बीच का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। वो उसके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। एक ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटी। आप सोचो मैं इस चौक को छोड़ूंगा यहाँ से, ये चौक कहाँ जाएगा, नीचे। क्या धरती माता में से कुछ बाहर आ रहा है इसको पकड़ने के लिए? अपने आप नीचे जा रही है, अपने आप, बिना कांटेक्ट में हुए अपने आप ये चौक नीचे जा रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो ये ग्रेविटी का फोर्स है, यानी है क्या, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। यानी अर्थ के अलावा किसी और पे जो अर्थ फोर्स लगाती है वो ग्रेविटी कहलाती है। और ये सारी की सारी फोर्सेस नॉन कांटेक्ट वाली फोर्सेस है, ये एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं है। बिना कांटेक्ट के ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखें, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें हम, आप, बहुत ज़रूरी है ये। एक इंडक्टिव फोर्स भी होती है, तो इंडक्टिव फोर्स के लिए ज़्यादा नहीं जाना, नॉन कांटेक्ट वाली फोर्सेस आपको मीनिंग समझनी है। आपसे ज़्यादा पूछता नहीं कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, ये ध्यान रखें आप। अच्छा, अब देखो, अभी हमने देखा था कि हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगाए थे, देख रहे थे आप। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था और उस पर हमने दो फोर्सेस लगाए, है ना। एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में लगाए थे और एक बार दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाए थे। ऐसा था, देखो ये मेरे पास एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, इसमें मैंने एक फोर्स इधर लगाया था F1 और एक फोर्स इधर लगाया था F2, है ना। एक बार ऐसा था, एक फोर्स, दोनों फोर्स इधर लगाए। इस केस को देखो, आप F1 इधर लगा रहे हो और F2 इधर लगा, क्लियर। इसमें बात क्या हो सकती है, तीन बातें हो सकती हैं कि F1 बराबर F2 हो, दूसरी बात F1 बड़ा हो F2 से, और थर्ड बात हो सकती है कि F1 छोटा हो F2 से। अगर मैं पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं, इस कंडीशन में, तो F नेट कैसे निकालोगे आप? नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2, और हमको पता है ये दोनों बराबर है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। कोई फोर्स नहीं है पूरे सिस्टम के ऊपर, नेट फोर्स 0। यहां देखो, यहां ऐसे आपने इधर लगाया, आपने इधर लगाया, ये F1 है और ये F2 है। F नेट क्या होगा, इस केस में मैंने बताया था दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, F1 माइनस F2। फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर डालते जाओ, तो F नेट फोर्स जो है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, एक बड़ा है तो 0 के बराबर कभी नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इस केस में 0 होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं,
और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। मान लो मैं इधर से 5 न्यूटन लगाऊं इस पे और ये भी 5 न्यूटन लगाए तो नेट फोर्स 0 रुके हुए हैं यहाँ पर इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं है, बॉडी ना इधर की तरफ को चल पड़ेगी, इधर नेट फोर्स के हिसाब से चल पड़ेगी। इसको धक्का दे रहा हूँ, दोनों लगा रहे हैं, अगर इस हाथ का फोर्स ज़्यादा है तो ये इधर चल पड़ेगा, इसका ज़्यादा है तो ये इधर चल पड़ेगा। ध्यान रखें आप, क्लियर। यहाँ देखें आप, अगर यहाँ आप इस पे इधर लगा रहे हैं F1 और यहाँ इधर लगा रहे हैं F2, ये आपको पता है यहाँ F2 ज़्यादा है, ये वाली फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर F नेट कैसे निकालेंगे आप, दैट इज F2 माइनस F1। तो F नेट इस केस में भी 0 नहीं होगा और बॉडी इधर मूव कर पड़ेगी, किधर जाएगी इस केस में, इधर चलेगी, क्योंकि ये वाली फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ देखो, ये चौक मेरे हाथ पे, हमको पता है कि इस चौक को धरती माता यानी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और मैंने अपने मसल्स से अपवर्ड फोर्स लगा रखा है। यहाँ पर बताओ नेट फोर्स किसका ज़्यादा है, मेरे हाथ का या चौक का? सोचो, देखो मेरा हाथ इस चौक पे ऊपर फोर्स लगा रहा है और चौक ग्रेविटी के अट्रैक्शन की वजह से, नॉन कांटेक्ट फोर्स की वजह से नीचे जाना चाहता है। सोचो किसका फोर्स ज़्यादा है, मेरा या हाथ का, मेरे हाथ का या चौक का? सोचो, चौक का, हाथ का, दोनों बराबर है बेटा। अगर चौक का फोर्स ज़्यादा होता तो चौक नीचे चली जाती, हाथ का फोर्स ज़्यादा होता तो हाथ ऊपर चला जाता। नेट फोर्स बैलेंस है, क्लियर है? तो याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ नेट फोर्स। अब नेट फोर्स के हिसाब से हम फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंट्रैक्शन के बेस पे भी दो हैं और नेट फोर्स के हिसाब से भी दो हैं। एक तो क्या है, बैलेंस्ड, एक क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस, और दूसरा क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये किसके बेसिस पे है, नेट फोर्स के बेसिस पे। अगर मान लो बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों, मान लो ये कोई ब्लॉक है, इस पर कोई इधर फोर्स लगा रहा हो, कोई इधर लगा रहा हो, कोई इधर लगा रहा हो, कोई इधर लगा रहा हो, F1 ये लगा रहा हो, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। अगर इन सभी फोर्सेस का सम 0 है, कितनी भी फोर्सेस लग रही है कोई दिक्कत नहीं, इसको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अगर सभी फोर्सेस का सम 0 है, मान लो मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई इधर भी खींचे, कोई इधर खींचे, कोई इधर धक्का दे, कोई पीछे से धक्का दे, हर तरफ से कोई मुझ पे फोर्स लगा रहा हो, बट फिर भी मैं चल नहीं रहा, सबका सम 0 है, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। यानी कि अगर F नेट 0 हो तो वो बैलेंस्ड फोर्सेस होती है। ध्यान रखना, बैलेंस्ड फोर्सेस, नो मोशन, नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ध्यान रखना, स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप चल रहे हो, आपका फैन मान लो चल रहा, आप अगर मूव कर रहे हो और आप पे नेट फोर्स 0 हो तो आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी, आप कांस्टेंट स्पीड से चलते रहोगे। अगर आप रुके हुए हो और नेट फोर्स 0 है तो आप रुके हुए ही रहोगे, यानी जैसे थे आप वैसे ही रहोगे अगर नेट फोर्स 0 है तो। ध्यान रखना, क्लियर है? इसके बाद क्रिएट्स प्रेशर। हाँ, नेट फोर्स 0 होने के बाद भी प्रेशर जरूर क्रिएट होता है, चेंजेस शेप। ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा, शेप चेंज हो सकती है भाई, अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो स्टेट चेंज नहीं होगा, जैसे हो आप वैसे के वैसे ही रहोगे। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, सभी फोर्सेस का सम 0 ना हो। अगर ऐसा हो कि आप पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों पर वो एक दूसरे को कैंसिल ना कर रही हों, सारी फोर्सेस का सम एक दूसरे को कैंसिल ना करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको,
अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यानी नेट फोर्स आपके सिस्टम के ऊपर है, ध्यान रखें आप। इस केस में कॉजेस मोशन, कॉजेस चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी अगर आप पे नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वो आपको चला सकता है, चलती हुई चीज को रोक सकता है, चलती हुई चीज की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ध्यान रखें, तो याद रखना क्या क्या कर सकता है ये। इट कैन चेंज, इट कैन इंक्रीज स्पीड, इट कैन इंक्रीज स्पीड, और क्या कर सकता है, इट कैन डिक्रीज स्पीड। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो स्पीड बढ़ सकती है, स्पीड घट सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, स्टॉप, इट कैन स्टॉप बॉडी, चलती हुई चीज को रोक सकता है। फोर्थ बात क्या हो सकती है, चौथी बात क्या हो सकती है, चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, कैन चेंज, कैन लिख लेना, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये ध्यान रखें, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ तो आपकी स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, आपको रोक सकता है, रुकी हुई चीज को चला सकता है, चलती हुई चीज की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये इफेक्ट है फोर्स पे। तो आई होप कि आपको ये फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें। अच्छा, इसके बाद जब हमने ये चीजें पढ़ ली फोर्सेस के बारे में, तो अब थोड़ा सा हमें और पढ़ना पड़ेगा फोर्स के बारे में। और उसमें फोर्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को और जानना पड़ेगा, जो फोर्स को जानने से पहले ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। ये फोर्स के लिए ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हमें पता होना चाहिए कि मास क्या होता है। आपको पता है मास क्या है, व्हाट इज मास? मास क्या है, सोचो, डेफिनेशन दो, क्या है? अमाउंट ऑफ, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी जितना मैटर कंटेन करके रखती है, क्लियर, वो उसका मास कहलाता है। अब मैटर क्या है, मैटर भी पता होना चाहिए ना आपको, पता है, आपको सब पता है, रिकॉल करो मैटर क्या है। एनीथिंग, एनीथिंग ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, हैविंग एंड हैविंग मास, मैटर कहते हैं इसको। तो मास वही होता है, मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ऐसे भी बोल देते हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या मैटर, आपके अंदर कितना मैटर है, क्लियर है। जो मास है, स्केलर है, पता है आपको, स्केलर क्वांटिटी है मास, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट एट एवरीवेयर। भाई साहब, आपका मास पूरी दुनिया में, चाहे अर्थ पे रहो, चाहे मून पे चले जाओ, चाहे जुपिटर पे चले जाओ, योर मास, योर क्वांटिटी ऑफ मैटर विल रिमेन कांस्टेंट। ये ध्यान रखें, मास कांस्टेंट रहेगा। और इसकी एसआई यूनिट, जो मास की एसआई यूनिट हम लोग लेते हैं, दैट इज केजी, किलोग्राम।
मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। सीजीएस में सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, उसमें सेकंड में सीजीएस सिस्टम में ग्राम लेते हैं। पर याद रखना सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम जो है उसमें हम क्या लेते हैं, इसको ग्राम में लेते हैं। और हमें पता है कि 1 kg जो है वो 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। हमने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है, आपको सब आता है ये, फिर भी मैंने लिख दिया। तो आपके अंदर जितना मैटर है उस मैटर की क्वांटिटी को आपका मास कहते हैं। ये दुनिया में हर जगह कांस्टेंट है, ध्यान रखें आप। इसके बाद आप इसमें एक चीज और पढ़ोगे जिसको बोलते हैं वेट, वेट, वेट। और इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं बच्चे। याद रखें, जब आप मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको वेट मिलेगा। वेट, वेट क्या है, एक्चुअल में फोर्स है। इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स with which earth attracts the bodies towards it। यानी अगर हम अर्थ के ऊपर हैं, अगर मान लो ये अर्थ है, ध्यान रखना, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ये ध्यान, ये भी लिख देते हैं। ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, ये रेडियस है अर्थ का। आप यहां पर खड़े हो, ये अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। अगर आप यहां पर भी खड़े होगे तो अर्थ आपको कहां खींचेगा, अपने सेंटर की तरफ। अगर आप यहां पर भी हो तो भी अर्थ आपको कहां खींचेगा, हमेशा अपने सेंटर पे। अगर आप यहां भी हो तो आपको अर्थ अपनी तरफ खींचेगा। और यही फोर्स जो है आपका वेट कहलाता है, mg। यहाँ वेट के लिए जब हम बात करते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये। और वेट क्या है, वेरिएबल है। वेट इज वेरिएबल, वेट बदलता रहता है क्योंकि हर प्लेनेट में अट्रैक्ट करने की पावर अलग अलग होती है। अर्थ अलग पावर से खींचता है, मून के खींचने का एक्सेलरेशन अलग है। पावर मतलब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। अर्थ जो है वो अपने एक्सेलरेशन से खींचता है, मून अपने एक्सेलरेशन से खींचेगा, जुपिटर का अपना एक्सेलरेशन होगा। तो हर प्लैनेट का अपना एक एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए हर प्लैनेट पे वेट अलग अलग होता है। बट ध्यान रखें, मास कांस्टेंट रहता है। और वेट की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, ये क्या होगा, दैट इज न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के नाम पे है न्यूटन। या कभी कभी केजीएफ भी बोल देते हैं ऐसा यूनिट। आपने जब कोई सामान तोलने जाते हो तो आपने बोला भैया मुझे पोटैटोज दे दो, आलू लेने खरीदे गए आप, टमाटर खरीदने गए आप, कुछ भी चीज़ें खरीदने गए, तो वो आपको वेट तोल के देता है और वो किलोग्राम में, बेसिकली वो किलोग्राम फोर्स है। और 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। यानी 1 किलोग्राम फोर्स क्या है, 1 न्यूटन, यानी कि 1 kgf क्या है वेट के लिए, 1 और जी। अगर 1 kg मास हो, उस पर जो अर्थ फोर्स लगाती है उसको 1 kgf कहते हैं। 1 किलो मास पर अर्थ जो अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगी वो 1 किलोग्राम फोर्स कहलाएगा और वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये रिलेशन पूछ भी लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन kgf एंड न्यूटन। तो 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये ध्यान रखें आप। तो ये चीज़ें हमारी वेट और मास के बारे में था। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वेट को हम एक तरह से कहते हैं कि वेट जो है वो वेरिएबल है और मास क्या है, कांस्टेंट है। ये बात जरूर ध्यान रखें। न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत सारे जहां पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, ध्यान रखें आप। अच्छा, तो अभी जब हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े थे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस पढ़े थे, तो हमने देखा था कि हमारी जो बॉडी थी, जब बैलेंस्ड फोर्सेस था तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 था। याद आया, अभी पढ़ाया आपको।
कि जब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ रहे थे, जब नेट फोर्स 0 था बॉडी के ऊपर, क्या था? नेट फोर्स 0 था। उस केस में हम कह रहे थे कि बॉडी के ऊपर प्रेशर लगता है, प्रेशर। तो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है प्रेशर, कि भाई साहब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर पता है? डेफिनेशन रिकॉल करो। देखो, इट इज परपेंडिकुलर, पूरा लिख देते हैं। इट इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे ये है, इस पर 90 डिग्री पे जो फोर्स लगाएंगे 1 मीटर स्क्वायर पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रेशर। तो जो प्रेशर है, प्रेशर को आप लोग P से डिनोट कर सकते हैं, हम लोग P। तो वो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, यानी जितनी ज़्यादा ताकत लगाओगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे देन क्या होगा? फोर्स भी इंक्रीज होगा। इनवर्सली का क्या मतलब होता है कि अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे उस केस में एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटाओगे तो ये बढ़ेगा। उल्टा रिलेशन, यहां डायरेक्ट रिलेशन है। तो प्रेशर इक्वल टू F अपॉन A। अब आपको पता है फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो SI यूनिट है वो न्यूटन मीटर -2 है। प्रेशर की SI यूनिट। प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है प्रेशर? स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना आप। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी, और एक और यूनिट भी है इसकी, पास्कल। बड़ा वाला P, छोटा वाला A, ऐसे करके सिंबल यूज करते हैं पास्कल। ये है प्रेशर। तो याद रखना, प्रेशर जो है वो ज़्यादा फोर्स पे ज़्यादा प्रेशर होगा और ज़्यादा एरिया पे कम प्रेशर होगा। तो जो प्रेशर है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बार हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। कभी बार बोलता है डिफाइन 1 पास्कल। एक क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 1 पास्कल। कोशिश करो P इक्वल टू F अपॉन A। 1 पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, यहाँ पर 1 पास्कल चाहिए आपके पास। तो 1 कैसे होगा? जो प्रेशर है ये 1 पास्कल का होगा जब ये 1 न्यूटन हो और ये 1 मीटर स्क्वायर हो। तो आप क्या करोगे? प्रेशर को 1 पास्कल लिख सकते हो, है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल। चाहे पास्कल लिख दो, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे? प्रेशर, कैसे डेफिनेशन बनाएंगे? प्रेशर ऑन अ बॉडी इज said to be 1 Pascal. If 1 Newton force applied on 1 meter square area of body. ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओ तो उस बॉडी के ऊपर का प्रेशर कितना होगा? 1 पास्कल। ध्यान रखें आप, ये पास्कल है आपके पास। इसके बाद स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो प्रेशर की एप्लीकेशंस पढ़नी है जो हम कई जगह यूज़ करते हैं।
इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, प्रेशर पे बेस्ड। कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कई क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और तो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, जब आप वो पॉइंट्स पढ़ लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात याद रखें, जो रेलवे ट्रैक्स laid on wooden or concrete sleepers। सुना आपने, देखा कभी रेलवे ट्रैक देखी? जो रेल की ट्रैक होती है, रेल्स, पटरियां, जो रेल की पटरियां होती है, जो ये रेल की ट्रैक होती है, पटरियाँ, आप देखो इनमें ना यहाँ पर वुडन के बड़ी बड़ी ऐसे ये स्लीपर्स की तरह होता है, इनमें ऐसे ये होता है। क्यों होता है? देखो ये जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, ये जो रेल्स हैं, जो पटरियाँ हैं, इनका एरिया बहुत कम होता है, और अगर इनके ऊपर से अचानक ट्रेन गई तो ये अंदर दब जाएंगे, अंदर ना जाएं, इसके लिए इनको स्लीपर्स वुडन की या आजकल कंक्रीट की बना के डालते हैं, ताकि यहाँ पर जो प्रेशर पड़े वो इस पूरे एरिया पे डिवाइड हो और प्रेशर कम लगे और ये अंदर ना जाए। प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। यहाँ पर इस पटरी का एरिया बहुत कम है, पर इस वुडन इनका एरिया बहुत ज़्यादा है, प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पर हर जगह प्रेशर कम हो जाता है, तो ये ट्रैक अंदर नहीं जाती। हमने ऐसा देखा होगा बारिश के समय में, आपने देखा होगा कभी कभी ट्रक वगैरह रोड पे फंस जाते हैं। इन दैट केस हम क्या करते हैं, ईंट या कोई वुडन ब्लॉक वगैरह डालते हैं टायर के नीचे, ताकि वो आसानी से निकल सके, क्योंकि टायर का एरिया कम होता है। अगर उस एरिया को हमने बढ़ा दिया, टायर का एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं? वुडन ब्लॉक डाल के, तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम बरसात में किसी जगह पे अगर हमने कीचड़ देखा तो हम वहाँ पर ईंट या फट्टा डाल देते हैं, ताकि हम वहाँ पर आसानी से निकल जाएं, एरिया बढ़ जाए, प्रेशर कम हो जाए। इसके अलावा क्या होता है, जो ट्रैक्टर्स होते हैं ट्रैक्टर्स हैव वाइडर टायर्स। देखो ट्रैक्टर खेतों में यूज होता है, जहाँ कीचड़ मिट्टी बहुत सारी चीज़ें होती है, वहाँ पर काम करना पड़ता है। आप कभी सैंड पड़ा होता है, वहाँ भी ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर का वजन बहुत ज़्यादा होता है। आप नॉर्मल आपकी बाइक, कार वैसे टायर यूज़ करोगे तो उसका सरफेस एरिया कम होता है और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो टायर अंदर दब जाएगा। दैट इज़ वाई ट्रैक्टर्स का एरिया ज़्यादा होता है। और पूछेगा क्यों ज़्यादा एरिया होता है? बिकॉज प्रेशर इज inversely proportional to area. By increasing the area we can reduce the pressure, और टायर जो है वो अंदर दबेंगे नहीं, वर्क करना इजी हो जाएगा। क्लियर है? जो कैमल होता है, कैमल एरोप्लेन, मरुस्थल का जहाज कहते हैं उसको, एरोप्लेन ऑफ डेजर्ट। पता है आपको, बहुत तेज दौड़ता है वो, हॉर्स के कंपैरिजन में और किसी के कंपैरिजन में कैमल बहुत तेज दौड़ता है। कैमल रन्स फास्टर इन डेजर्ट्स। इसका भी यही कारण है कि जो कैमल है उनके पैर जो होते हैं वो बहुत वाइडर होते हैं, जिनका एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर कम लगता है, बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं वो। जो बैग्स होते हैं आपके, बैग्स हैव वाइडर स्ट्रैप्स। आप जो बैग यूज करते हो उनके स्ट्रैप्स बहुत वाइड होते हैं। रीजन क्या है? अगर पतले स्ट्रैप्स होंगे तो आपके कंधों पे निशान आ जाएगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, ये ध्यान रखें। इसके बाद पांचवा, सूटकेसेस हैव wider handles।
भाई सूटकेस जो है उनके जो हैंडल होते हैं वो भी बहुत वाइड होते हैं। ज़्यादा वाइड क्यों होते हैं? ज़्यादा वाइड इसलिए होते हैं कि प्रेशर ना लगे, एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा, सबका रीज़न यही है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो शार्प नाइफ। शार्प नाइफ हम अपने घरों में जो नाइफ यूज करते हैं, कट्स फ्रूट्स इजीली। ये सब क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे। वाई ट्रैक्टर्स हैव द वाइडर एरिया, वाई कैमल रन्स फास्टर, वाई बैग्स हैव द वाइडर स्ट्रैप्स, वाई द सूटकेसेस हैव द वाइडर हैंडल्स, शार्पर नाइफ कट्स द फ्रूट्स इजीली। क्यों? बिकॉज अब इन सब का आंसर देखो, इसका एक आंसर लिखने का तरीका मैं बता देता हूं अगर वाई पूछे इन सब में। बिकॉज प्रेशर इज proportional to 1 upon area. Larger area reduces pressure. ये सब में लिखना है आपको। अगर इसमें से किसी में पूछा आपसे वाई शार्प नाइफ कट्स फ्रूट्स इजीली, आंसर ये होगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लार्जर एरिया रिड्यूसेस प्रेशर, आसानी से काट देता है। अब आपने नाइफ को शार्प नहीं कर रखा, एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम पड़ेगा, कटेगा ही नहीं फ्रूट, ध्यान रखिए आप। अच्छा, फिर आपने देखा होगा टीवी वगैरह में देखा हो शायद, जो बैटल के टैंक्स होते हैं जिनमें टैंक बॉम्ब वगैरह डालने के लिए, आपने देखा होगा टैंक्स कहते हैं उनको। आजकल जेसीबी की मशीनें होती हैं, उनमें आपने देखा होगा उनके टायर के साथ साथ मोटी मोटी चेन लगी होती है। वो चेन भी किस लिए होती है? प्रेशर को कम करने के लिए, ताकि देखो जो बैटल टैंक होते हैं या जेसीबी की मशीन होती है वो तो मिट्टी में भी और कहीं पर भी चलती है। अगर उसका एरिया कम होगा तो वो मिट्टी में दब जाएंगे और चलने में मुश्किल होगी। तो मूवमेंट को आसान करने के लिए हमें प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, जरूरी है। बैटल टैंक्स और क्या बोलते हैं ऐसे, बैटल टैंक्स और बैटल टैंक्स टायर्स हैव वाइडर मेटालिक बेल्ट। और रीजन क्या है? प्रेशर को कम करना है इजीली। इसके बाद देखें, इतने हो गए। इसके अलावा देखें हम जब, इसके बाद पूछता है आपसे व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक विदाउट स्लीपर्स ऑन सैंड। भाई सैंड जो होते हैं उनके छोटे छोटे पीस टुकड़े होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, और आपका पैर जब उन पे पड़ेगा तो प्रेशर उस पर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एरिया कम होता है और आपके पैरों में बड़ी आसानी से पत्थर वगैरह जा सकते हैं। इसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। सारा खेल प्रेशर का है, जहाँ एरिया कम प्रेशर बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखें। इसके बाद देखो, इसके बाद पूछते हैं कि हमारे पास अगर एक फ्लैट शूज़ हो, जो शूज़ है हमारे वो बिल्कुल फ्लैट है, उसको पहन के ज़्यादा आसान है कि हील वाले शूज़ को पहन के चलना ज़्यादा आसान है? सिंपल बात है, हील वाले शूज़ का एरिया ज़्यादा होगा, फ्लैट हील वाले शूज़ का एरिया कम होगा, और फ्लैट शूज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब प्रेशर कम और चलना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अलावा देखें आप, इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पास क्या बात करें, हम बात करते हैं कोई भी शार्प चीज़ है, जैसे नेल्स होती है हमारे पास, नेल्स एंड नीडल्स। कील देखी होगी आपने, इंजेक्शन भी देखा होगा, बहुत बार लगा होगा बचपन में। इंजेक्शन देखो आगे से कितना शार्प होता है,
शार्प करके क्या करते हैं, ताकि ज़्यादा बहुत कम फोर्स लगाने से प्रेशर ज़्यादा हो जाए और आसानी से बॉडी में पेनिट्रेट कर जाए। अब मुझे इसमें अगर नेल्स डालनी है, कील गाड़नी है, तो उसका एरिया शार्प होना चाहिए ताकि वो बड़े आराम से अंदर चली जाए। तो ध्यान रखें, ये प्रेशर की बात थी। अब देखो प्रेशर जो है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर ये सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। तो जो सॉलिड में है, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, तो देखो ये है सॉलिड। सॉलिड में आप प्रेशर सिर्फ यहां से लगाओगे, टॉप से, यहां से लगा सकते हो, यहां से लगा सकते हो, बाहर से। ये प्रेशर है सॉलिड के। जब आप लिक्विड की बात करते हो तो देखो ये लिक्विड है, यहां पर कोई मॉलिक्यूल है, अगल बगल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसको इधर खींचेगा, इधर भी खींचेगा, इधर भी फोर्स लगेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, प्रेशर हर तरफ लगेगा। यहां देखो टॉप वाले में या तो नीचे की तरफ प्रेशर होगा या प्रेशर इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। तो आप कह सकते हो जो लिक्विड में है, बॉटम पे अलग तरह का प्रेशर होगा और टॉप पे अलग। बॉटम में कुछ ऐसा हो सकता है हर तरफ, और टॉप में कुछ ऐसा होगा नीचे की तरफ या इधर की तरफ, ये होगा। ये प्रेशर है टॉप में। और गैसेस के अंदर अगर हम बात करें गैसेस में, तो गैसेस में तो चारों तरफ से प्रेशर हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। तो आई होप कि आपको प्रेशर, फोर्स, इसकी एप्लीकेशंस, ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी खुद की क्लास है। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट करें, आपके कमेंट का डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द क्लास।